Good morning, students. I hope everyone is doing well. Today, we are going to start the first chapter of business studies. The name of the chapter is Nature and Scope of Management. First, we have to understand what is the meaning of the name of this chapter. Nature, it means the characteristics, features, and the behavior of management. Scope, it means what is the importance of management. मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस. वो किसी भी प्रकार का बिजनेस क्यों ना हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल बिजनेस और स्मॉल स्केल बिजनेस, मैनेजमेंट का होना जरूरी है. बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे या फिर अपने गोल्स को कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनना है तो उन्हें प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना जरूरी है. यहां पर कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं. इन्फोसिस कंपनी, एचसीएल कंपनी, कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट के जरिए ये कंपनीज कितनी सक्सेसफुल बनी. अभी प्रेजेंटली हम बात करें तो रिलायंस जो भी एक ऐसी कंपनी है जिसने प्रॉपर मैनेजमेंट के जरिए, अपने प्रॉपर स्कीम्स के जरिए इतना सक्सेस उन्होंने अचीव कर लिया है. अभी हम समझेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब क्या है. कॉन्सेप्ट को हम दो तरीकों से समझेंगे. एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच में मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है, डेफिनेशन ये है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. मैनेजमेंट एक कला है. इस कला में होता क्या है, काम करवाना है. किससे काम करवाएंगे, हमारे एम्प्लॉय, स्टाफ, लेबरर से काम करवाएंगे, है ना. तो ये मैनेजमेंट करता कौन है, मैनेजर. दूसरों से काम करवाता कौन है, मैनेजर. ये डेफिनेशन दिया गया है मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा. The traditional viewpoint of management is considered inappropriate. ये definition inappropriate माना गया because it does not mention the function of the manager. Manager का function क्या है यहां पर तो बताया नहीं गया है इस definition में. इसीलिए modern concept को लाया गया. ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न अप्रोच में कई सारे डेफिनेशन दिए गए हैं. हम एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है उसे देखते हैं. मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है, तालमेल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके रिसोर्सेस क्या है, उनके वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, द कैपिटल इन्वेस्टेड, मैन, मटेरियल, रिसोर्सेस, यही तो सारे उनके रिसोर्सेस हैं. ठीक है, तो मैनेजमेंट के जरिए कोऑर्डिनेशन होता है इन सभी रिसोर्सेस के बीच में. और ये होता कैसे है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्रोसेस, एक प्रोसेस है ये. इस प्रोसेस में फंक्शंस बताए गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन सभी फंक्शंस के जरिए ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं. ठीक है, और ये सारे फंक्शंस किसके द्वारा किए जाते हैं, इट इज डन बाय द मैनेजर. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट is a process of getting things done with the aim of achieving goals efficiently and effectively.
मॉडर्न कॉन्सेप्ट के जरिए बताया गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. प्रोसेस मीन्स इट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. और इन स्टेप्स में क्या क्या मेंशन किया गया है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल को अचीव कर पाए. कैसे? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ठीक है, मैं चाहूंगी कि जितना बताया गया है एक बार के लिए आप अच्छे से रीड कीजिए. ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कुछ पॉइंट्स के जरिए और बेहतर तरीके से एलेबरेट किया गया है. सबसे पहला पॉइंट है प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स it is the execution of a series of steps. Fine. And these functions are interrelated to each other. यहाँ पर प्लानिंग के बारे में बताया गया है, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताया गया है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में बताया गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? तो प्लानिंग होता क्या है? थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना है. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस. स्टाफिंग, placing the right person in the right place. Directing, it is all about giving instructions. It is about the leadership qualities. Fine. Controlling. Controlling, it is the comparison of actual performance with the standard performance. So we have discussed a little bit what are the meanings of the functions of this management. ये सारे functions एक मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं. इट इज मैंडेटरी. तभी जाकर प्रॉपर मैनेजमेंट होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाती है. ये सारे फंक्शंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है. किसी एक भी फंक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस. एफिशिएंट और इफेक्टिव के बीच में क्या अंतर है, इनका मतलब क्या है, हमें समझना पड़ेगा. एफिशिएंसी और एफिशिएंट, इट मीन्स द कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. काम खत्म करना है, खर्चे को कम रख के और रिसोर्सेस का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करके. आप जानते हो दैट देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस इन अर्थ. इसीलिए हर एक रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना जरूरी है. वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए या फिर कम से कम होना चाहिए. ये होता है एफिशिएंट या फिर एफिशिएंसी का मतलब. इफेक्टिव का मतलब क्या है? कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम. जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय के अंदर काम खत्म करना है. जितने भी एम्प्लॉयज, जितने भी स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका काम एफिशिएंट भी होना जरूरी है और इफेक्टिव भी होना जरूरी है. किसी एक चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं यहां पर. ठीक है. काम को समय के अंदर खत्म करना है, खर्चे को कम रख के करना है और रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होना जरूरी है. बेस्ट यूटिलाइजेशन होना जरूरी है ताकि वेस्टेज कम हो. यह है
efficient and effective performance. Achievement of organizational goals. अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग गोल होता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो सारे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर बताया गया है कि जितने भी फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजर्स के द्वारा जो भी टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, क्यों किए जाते हैं ये? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। एम्प्लॉयज, स्टाफ, उनके मन में ये बात रहनी चाहिए कि उनको प्रायोरिटी किसे देना है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को। They should focus on the achievement of organizational goal. Their efforts should be directed towards the achievement of organizational goal. ठीक है, ये है तीसरा पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हमें समझना पड़ेगा कि क्या रिश्ता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। किसी एक को भी हम इग्नोर यहां नहीं कर सकते हैं। दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन दोनों का साथ होना जरूरी है। किसी एक को भी हम अकेले नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए, मान के चलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उसे टारगेट दिया गया है कि उसे 500 यूनिट्स बनाने हैं 3 दिन के अंदर। He is assigned the task of completing 500 units within the time of 3 days. ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर ने 500 यूनिट बना लिए 3 दिन के अंदर ही, लेकिन क्या हुआ? उसने खर्चा बढ़ा दिया। रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ, वेस्टेज ज्यादा जनरेट हुआ। तो क्या उसे हम इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों बोल सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अगर वही प्रोडक्शन मैनेजर 500 यूनिट बना रहा है, 3 दिन के अंदर बना रहा है, खर्चे को कम रख रहा है, रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है, वेस्टेज कम से कम कर रहा है, तो उसे हम एफिशिएंट भी कहेंगे और इफेक्टिव भी कहेंगे। अब देखिए, यहां पर इस डायग्राम के जरिए इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दोनों का पलड़ा बराबर होना जरूरी है, तभी जाकर उसे कहेंगे कि देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट। उसी के जरिए आप अपने गोल्स अच्छी तरीके से अचीव कर पाओगे। ठीक है, यहां पर डिफरेंस बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसके बारे में हमने बात कर लिया है ऑलरेडी। इफेक्टिवनेस क्या होता है? काम खत्म करना है जो समय निर्धारित किया गया है उस समय के अंदर। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? काम खत्म करना है, खर्चे को कम रख के, रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, वेस्टेज को कम करना है। ठीक है, फोकस, इट फोकसेस एट द एंड रिजल्ट्स ऑफ द टास्क। समय के अंदर काम जैसे भी खत्म करना, मतलब काम खत्म करना है, ये फोकस है। इट फोकसेस एट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका मतलब क्या है? खर्चा कम करना है। काम खत्म करो लेकिन खर्चे को कम करना है आपको, जैसे भी करके। आउटपुट जो जनरेट कर रहे हो कम खर्चे के साथ जनरेट करोगे और रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे। मेन कंसिडरेशन बताया गया है इफेक्टिवनेस में क्या है? टाइम। और एफिशिएंसी में क्या है? कॉस्ट।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट फीचर, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं, जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम बराबर का उद्देश्य हो। हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये हो कि सेल्स ज्यादा करना है, सामान को ज्यादा से ज्यादा बेचना है। शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन इस उद्देश्य के साथ काम कर रही है कि समाज सेवा करना है, सोसाइटी के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी के सामान बनाने हैं। इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट के जरिए बताया गया है जितने भी मेंबर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जितने भी मेंबर्स, हर मेंबर, हर एम्प्लॉय का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। उन सभी के ऑब्जेक्टिव को एक ही दिशा की तरफ लेकर जाना है, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। एम्प्लॉयज को समझाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज के मन में ये बात रखनी पड़ेगी कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल को। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगर अचीव हुआ तो उनका पर्सनल गोल भी जरूर अचीव होगा। ठीक है, तो ये है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहां पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, एयरसेल को नहीं लेते हैं हम, रिलायंस जियो का एग्जाम्पल ले जाते हैं। ठीक है, रिलायंस जियो ने चलिए सोचा कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, 10 मिलियन तक हम रखते हैं, तो उसी के बेसिस पर उनको अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज कंडक्ट करने पड़ेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर कि उन्हें जैसे भी करके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने हैं, रखने हैं अपने पास। ठीक है, और उसी बेसिस पर वो अपने स्कीम्स बनाएंगे, अपने पॉलिसी सेट करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और अपना काम करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव मीन्स मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। चाहे वो एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर कहीं किया जाता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, हर कहीं मैनेजमेंट का होना जरूरी है। हम सिर्फ बिजनेस के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट इज एसेंशियल। हमारे घर पे हमारी मम्मी मैनेजमेंट करती हैं, कब खाना बनाना है, कब साफ सफाई करनी है, शी नोज दैट एवरीथिंग वेल, और उनसे बेहतर मैनेजमेंट कोई और नहीं कर सकते। जी हाँ, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये मत बिल्कुल भी सोचिएगा कि मैनेजमेंट एक दिन का काम है या फिर 2 दिन का काम है। मैनेजमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअसली परफॉर्म किए जाते हैं। जब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक। ये मत सोचिएगा कि साल में एक बार प्लान बना दिया गया तो काम खत्म, बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस बेसिस पर परफॉर्म किए जाते हैं, लगातार। तभी जाकर मैनेजमेंट के जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाती है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। A single person cannot do all the activities.
सक्सेसफुली ऑल बाय हिमसेल्फ। एक ही पर्सन सारा काम नहीं कर सकता। एक ही पर्सन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग नहीं कर सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट्स में कई प्रकार के एम्प्लॉयज रिक्रूट किए जाते हैं और उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक पर्सन का काम नहीं है, कई सारे लोग हैं। कई सारे लोगों के बीच में काम को बांट दिया जाता है और इन सभी के एफर्ट्स के जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो यही बताया गया है यहां पर। टीम वर्क का होना जरूरी है। ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव लगातार देखे जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेन स्टेबल। टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नया नया रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं, नए नए पॉलिसीज, नए नए स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। इकोनॉमी, हमारे आर्थिक स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल है, आप बोल सकते हो। इस बदलाव के साथ मैनेजमेंट को भी बदलना जरूरी है। मैनेजमेंट को स्टेबल नहीं रखा जा सकता है। मैनेजमेंट को भी बदलना जरूरी है विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। सोसाइटी में, समाज में लोगों की जरूरतें बदलती जा रही हैं। कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस अबाउट द प्रोडक्ट। दे नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, पूरा डिस्क्लेमर उस प्रोडक्ट के पीछे दिया जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं ताकि लोग उनके ऊपर भरोसा कर पाए। हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारे डे टू डे हैबिट्स बदलते जा रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस बनते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट को भी बदलना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं फॉर fulfilling our changing requirements. So this is given here. Management is a dynamic function, means management is ever changing. Management can't remain stable. अगर मैनेजमेंट को स्टेबल रखा दिया गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सभी चीजों को स्टेबल रखा गया, we can't expect that the organization will survive in the competitive world. कंपटीटर्स बढ़ते जा रहे हैं तो उनके साथ उनके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और ये होगा कैसे? मैनेजमेंट के जरिए। मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? हम कैसे महसूस कर पाएंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि देयर इज प्रॉपर मैनेजमेंट? व्हेन द टारगेट्स आर मेट। जब टारगेट्स अचीव हो गए तो पता चल जाएगा कि वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट है। हम अपने एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। आप सब कोई बोर्ड एग्जाम इस बार अपीयर करोगे कमिंग ईयर। ठीक है, हर कोई अपने अपने टारगेट के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी को 90% लाना है, किसी को 80% लाना है, किसी को 60% लाना है। अकॉर्डिंग टू दैट उन्हें अपना सारा काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने समय के लिए डेडिकेशन दिखाना है, ये सब कुछ आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। अब मान के चलो आप में से ही कोई एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो 90% लेकर आएगा। जब रिजल्ट्स निकले तो देखा गया कि वो स्टूडेंट ने 75%
सिक्योर किया है, क्या उसे हम बोल सकते हैं कि वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट है? नहीं। उसने तो डिसाइड किया था 90% लाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली में तो 75% लेकर आया है। तो हम नहीं बोल सकते कि वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट था। मे भी उसने प्लान्स बनाए होंगे, लेकिन उस प्लान को सही तरीके से शायद उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया होगा, ये हो सकता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट में 3 डायमेंशंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, 3 डायमेंशंस होते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एस्टेब्लिश किया जाता है? काम करने के लिए। काम करने के बाद ही तो जाकर आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल बताया गया है कि स्कूल्स क्यों एस्टेब्लिश किए जाते हैं? फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। हॉस्पिटल्स क्यों एस्टेब्लिश किए गए हैं? फॉर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स। क्या होगा ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करना ही छोड़ दे तो? दे विल नेवर अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दैट इज वाई द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप एस्टेब्लिश किए हो, आपको काम करना पड़ेगा, अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड what is you are going to do, what are you going to do, what is to be done, how it should be done, when it should be done, क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होते हैं? उनके ह्यूमन रिसोर्स, उनके एम्प्लॉयज, उनके स्टाफ्स। इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी। ठीक है, दोनों के पास 10 करोड़ का मशीन है, दोनों के पास बराबर रॉ मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, दोनों ने सेम अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट किया है। इसने भी 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, इसने भी 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ए के पास 7,000 एम्प्लॉइज हैं, ऑर्गेनाइजेशन बी के पास 15,000 एम्प्लॉइज हैं। साल के अंत में देखा गया कि ऑर्गेनाइजेशन ए ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। ये कैसे हो गया? दोनों के पास बराबर सब कुछ है देखा जाए तो। हाँ, ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ए के पास कम एम्प्लॉइज हैं, 7,000 एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन बी के पास 15,000 एम्प्लॉइज, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन ए ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, काफी ज्यादा क्वालिफाइड हैं, और वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। उनको जिस तरफ डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, उनको जिस प्रकार से काम दिया जा रहा है, वो बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ए ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया। ये अंतर होता है। भले ही 2 ऑर्गेनाइजेशन के पास बराबर रिसोर्सेस हो, बराबर का टेक्नोलॉजी हो, लेकिन डिफरेंस कौन क्रिएट करते हैं? उनके ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशंस, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज इंडिविजुअल नीड्स, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने, देन एम्प्लॉइज के इंडिविजुअल नीड्स को पहचानना जरूरी है। साथ ही साथ जो ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस
It is the combination of management of work and management of people. मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है? क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, कब उस काम को करना है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है? हु इज गोइंग टू डू द वर्क. और इन दोनों के जरिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होता है, द आउटपुट दैट इज जनरेटेड. ठीक है, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. लास्ट पॉइंट इज गिवन हियर, बैलेंसिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस विथ नो वेस्टेज. इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम. दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है. किसी भी एक चीज को हम यहां इग्नोर नहीं कर सकते हैं. एम्प्लॉयज को एफिशिएंट भी बनना है और इफेक्टिव भी होना जरूरी है. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम.